नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगी चंद्रयान सूर्ययान के बाद अब भारत के लिए बारी है समुद्रयान की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा निपाह वायरस के बारे में और साथ ये कि इस वायरस के खतरे किन किन राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और मैं आपको बताऊंगी कि कहां हुआ एयर शो में दर्दनाक हादसा। चंद्रयान और सूर्ययान के बाद बहुत जल्द भारत अपना समुद्री मिशन समुद्रयान भेजने वाला है। आखिर इस मिशन का उद्देश्य क्या है और ये मिशन क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चंद्रयान और सूर्ययान मिशन के बाद अब तैयारी है समुद्रयान की। भारत अब समुद्र की गहराई में छिपे हर रहस्य को सामने लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए समुद्र में जाने वाले यान को तैयार किया जा रहा है। इसका नाम है समुद्रयान। इसे मत्स्य 6000 भी बुलाया जा रहा है। इसके जरिए 3 इंसानों को समुद्र के 6 किलोमीटर नीचे ले जाया जाएगा ताकि वहां स्टडी की जा सके। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके इस मिशन की जानकारी दी है। साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया है। Carbon oxygen supply, then you have humidity controller also there. And when we go into the deeper water, you have a low temperature only outside, so water will be condensed only. So when we go to the depth of 6,000 meters, that is 6 kilometers inside deep. Correct. What is the change? मिशन समुद्रयान में 3 लोगों को एक स्वदेशी गोल सबमरीन में बिठाकर 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। इस मिशन में शामिल क्रू समुद्र तल से करीब 6 किलोमीटर नीचे कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी बहुमूल्य धातुओं की खोज करेंगे। मत्स्य 6000 को बनाने में करीब 2 साल लगे हैं। मत्स्य 600 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। टाइटन हादसे के बाद उन्होंने मत्स्य 600 की डिजाइन, मटेरियल्स, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसर्स की बारीकी से जांच की है ताकि कहीं कोई हादसा न हो जाए। मत्स्य 6000 का वजन 25 टन है। इसकी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। मत्स्य 600 का व्यास 2.1 मीटर है। ये 3 लोगों को लेकर जाएगा। ये 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा। मत्स्य 6000 80 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम से बना है। 12 से 16 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है। इसमें 96 घंटे तक ऑक्सीजन रहेगी। समुद्रयान मिशन के 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। अब तक केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ने ही इंसानों को ले जाने वाली सबमर्सिबल विकसित की है। चंद्रयान और सूर्ययान के बाद अब भारत समुद्र की गहराई नापने के लिए मिशन समुद्रयान की तैयारी कर रहा है और इसे चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में तैयार किया जा रहा है। इसके लिए जो खास पनडुब्बी को तैयार किया जा रहा है वो इसी इंस्टीट्यूट में रेडी हो रहा है और इसका नाम दिया गया है मत्स्य 6000। ऐसा करने से भारत उस एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें अमेरिका, चाइना, फ्रांस, इसके अलावा रशिया भी शामिल है और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है समुद्रयान मिशन का सक्सेसफुल होना। इसके लिए सावधानियां क्या बरतनी होंगी, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताएंगी अमनदीप। तो अब जरा आसान भाषा में आप समझिए, जैसे चंद्रयान 3 के जरिए आपने चंद्रमा के रहस्यों के बारे में जाना, ठीक उसी तरह अब आप समुद्रयान के जरिए समुद्रमा के रहस्य के बारे में जान पाएंगे। ये गोल आकार की एक पनडुब्बी होगी जिसका नाम मत्स्य रखा गया है और इसमें 3 लोगों को बैठाकर 6000 मीटर गहराई में भेजा जाएगा और इसके जरिए समुद्र के अंदर मौजूद गैस, धातु और संसाधनों का पता लगाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये पूरी तरह से स्वदेशी होगी, लेकिन इसमें क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी,
आकार कैसा होगा, ये चांदनी आपको बताएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब ये भी जानना बेहद जरूरी है कि मत्स्य 6000 को लेकर जो बातचीत की जा रही है उसकी खासियत क्या है, उसे कैसे बनाया गया है, क्योंकि टाइटन सबमरीन में जो हादसा हुआ था उसको देखते हुए इसे सावधानियां बरती गई हैं और हर बारीकी को बहुत ध्यान से देखा गया है। इसमें बताया गया है कि जो मत्स्य 6000 है उसका जो वजन है वो 25 टन बताया जा रहा है। इसकी लंबाई जो है वो 9 मीटर और चौड़ाई जो है वो 4 मीटर बताई गई है। इसके साथ बताया जा रहा है कि मत्स्य 6000 की अगर बात करें जो व्यास है इसका वो 2.1 बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी जानना बेहद जरूरी है कि 12 से 16 घंटे तक ये ऑपरेट कर सकता है और साथ ही साथ ये भी कि 96 घंटे तक इसमें ऑक्सीजन रहेगी। यानी कि हर एक बातों को यहाँ पर ध्यान रखा गया है ताकि आगे कोई हादसा ना हो, इसको देखते हुए इस पूरे फ्रेम को डिजाइन किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि रोजगार को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं, तो देखा ये जाएगा कि जब ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर रोजगार के मार्ग जो है वो भी प्रशस्त होंगे। बिल्कुल, और देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि इससे पहले भी जो मिशंस हमने देखे अलग अलग कंट्रीज के, उनके सक्सेसफुल हुए हैं, जिनके नाम इससे पहले भी मैंने लिया, जो एलिट क्लब में शामिल है। अब देखना होगा कि भारत इस मिशन में कितनी जल्दी सक्सेसफुल होता है। इसको लेकर ट्वीट्स भी किए गए हैं किरण रिजिजू की तरफ से और यही शुभकामनाएं दी जा रही है हर तरफ से इस ट्वीट के बाद कि जैसे कि चंद्रयान सफल हुआ, अब सूर्ययान के लिए भी आगे बढ़ा है भारत, तो इसी तरह समुद्रयान के लिए भी भारत सक्सेसफुल हो। और चलिए बात करते हैं चमगादड़ों से फैलने वाले वायरस निपाह की। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि इसके खतरे क्या हैं और किन किन राज्यों में निपाह वायरस ने दस्तक दे दी। एक बार फिर चमगादड़ कहर बनकर आ सकती है। एक बार फिर चमगादड़ मौत ला सकती है। चमगादड़ों से सावधान रहना। देश पर फिर से निपाह वायरस का खतरा मंडराने लगा है। केरल में फिर निपाह वायरस फैलने का डर सताने लगा है। कोट जिले में 2 संदिग्ध मौतों के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। दरअसल केरल में एक निजी अस्पताल से बुखार के बाद 2 संदिग्ध मौतों की सूचना मिली है। संदेह जाहिर किया जा रहा है कि 2 लोग निपाह वायरस से संक्रमित थे। मृतकों में से एक के रिश्तेदारों को भी आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया है। 2018 और 2021 में कोझिकोड जिले में निपाह वायरस संक्रमण से मौतें दर्ज की गई थी। दक्षिण भारत में निपाह वायरस का पहला मामला 19 मई 2018 को कोझिकोड में मिला था। स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपाह वायरस संक्रमण एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसान में फैलती है। दूषित भोजन के जरिए भी फैल सकती है। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकती है। निपाह वायरस से संक्रमित लोगों में सांस लेने की बीमारी और घातक एन्सेफ्लाइटिस समेत कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। WHO के मुताबिक ये घातक वायरस सुअरों जैसे जानवरों में भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। एक सर्वे के मुताबिक निपाह वायरस 10 राज्यों तक पहुंच चुका है। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस पर स्टडी की है, जिससे पता चलता है कि 10 राज्यों के चमगादड़ों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। इनमें गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय शामिल हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पौंडुचेरी में पहले भी एंटीबॉडी मिली है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब भी कोई वायरस इंसान या फिर जानवर को अपनी चपेट में लेता है तो कुछ ही समय में संक्रमित व्यक्ति या फिर जानवर के शरीर में वायरस के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी बनने लगती है। यानी कि देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां निपाह वायरस आ चुका है, लेकिन अभी तक केरल के अलावा कहीं और से इंसान में निपाह वायरस होने की कोई खबर नहीं आई है। लेकिन निपाह वायरस से सावधान रहने की जरूरत है। निपाह वायरस अगर फैलता है तो बीमार कर सकता है, लिहाजा सरकार भी निपाह वायरस पर नजर बनाए हुए है। निपाह वायरस को कम संक्रामक लेकिन ज्यादा घातक माना जाता है। इसका मतलब हुआ कि इससे संक्रमित तो कम लोग हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु दर ज्यादा होती है। केरल में जब एक बार निपाह वायरस फैला था तो इसकी मृत्यु दर 45 से 70% तक थी। इतना ही नहीं, अगर किसी शख्स की निपाह वायरस से मौत हुई है तो उस परिवार के अन्य सदस्य भी निपाह से पीड़ित हो जाते हैं। अगर कोई भी शख्स निपाह वायरस से संक्रमित होगा तो उसमें तेज बुखार, सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लिहाजा निपाह से सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई भी लक्षण दिखाई दे तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं, वरना जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
यूरोपीय देश हंगरी से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एयर शो के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है और इस हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। आसमान में उड़ता काल, एयर शो के दौरान प्लेन क्रैश। यूरोपीय देश हंगरी से दहशत भर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जहां ये बड़ा हादसा हो गया। प्लेन ने आसमान में उड़ान भरी और करतब दिखाने के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। एक छोटे प्लेन ने हवाई पट्टी से उड़ान भरी, लेकिन महज 25 सेकंड के अंदर वो हादसे का शिकार हो गया। प्लेन में 2 लोग सवार थे, जिसमें एक पायलट के साथ यात्री बैठे थे। पहले तो प्लेन सामान्य तरीके से उड़ रहा था, जिसके बाद प्लेन के पायलट ने हवा में करतब दिखाने की कोशिश की। प्लेन ने 2 से 3 बार गोते भी लगाए, लेकिन पल भर में ही प्लेन जमीन की तरफ आने लगा। तस्वीरों में देखने से ऐसा लगता है कि पायलट ने कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया, जिसके बाद वो जमीन पर जोर से टकराया और वहां पर आग के गोले में बदल गया। उसके बाद तो एयर शो देखने आए लोग सन्न रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस प्लेन ने थोड़ी देर पहले आसमान में उड़ान भरी थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। वहां पर मौजूद लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसके बाद पुलिस और राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला। पायलट और उसके साथ बैठे यात्री की मौत हो चुकी थी। पायलट की उम्र 67 तो वही यात्री की उम्र 37 साल बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक प्लेन क्रैश होने के बाद पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पर गिर गया और जो 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं वो उसी गाड़ी में बैठे थे। प्लेन की गाड़ी से टकराने के बाद उसमें भी आग लग गई और उसमें बैठे 4 लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए। बाद में आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां अभी भी उनका इलाज चल रहा है। यूरोपीय देशों में इस तरह के एयर शो का काफी आयोजन किया जाता है। लोग बढ़ चढ़कर एयर शो देखने आते हैं। हंगरी में भी लोग उत्सुकता के साथ एयर शो देखने पहुंचते थे, लेकिन प्लेन के साथ हादसा होने से ये उनके लिए जिंदगी भर के लिए बुरी याद बन गया। हादसे के बाद वहां गमगीन माहौल हो गया, जिसके बाद एयर शो को भी बंद करना पड़ा। हंगरी के फेजर काउंटी में ये एयर शो चल रहा था। रविवार की ये घटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तुर्की में 10 दिनों तक एक गुफा के अंदर फंसे रहने वाले शख्स को सही सलामत बाहर निकाला गया। आपको दिखाते हैं कितनी मशक्कत के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया। मिडिल ईस्ट देश तुर्की में चलाए गए सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। 4 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद गुफा में फंसे एक शख्स का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम मार्क डीके है, जो अमेरिका का नागरिक है। मार्क डीके एक रिसर्चर है। वो तुर्की के मार्सिन में शोध कार्य के लिए पहुंचे। शोध कार्य पहाड़ी पर चल रहा था, जिसके बाद उसने गहरी गुफा मोरका में उतरने की ठानी और धीरे धीरे वो पहाड़ से करीब 3400 फीट गहराई में उतर गया। वो गुफा का मैप बनाने के इरादे से नीचे उतरा था। गुफा के भीतर का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच था। इस वजह से मार्क डीके की तबीयत खराब होने लगी और वो बाहर निकल नहीं पाया। 2 सितंबर से वो गुफा में ही 6 दिन तक फंसा रहा। मार्क डीके के साथ 3 और अमेरिकी रिसर्चर उसके साथ गए थे, लेकिन जब मार्क गुफा से बाहर नहीं आया तो तुर्की प्रशासन को मार्क डीके के गुफा में फंसने की खबर दी गई। इसके बाद तुर्की समेत 8 देशों ने सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 8 देशों के 190 राहत बचाव कर्मी उनकी खोज में लग गए। गुफा में पानी और कीचड़ की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें पेश आ रही थी। बचाव कर्मी जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वहीं तापमान भी
तेजी से घट रहा था। इससे उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन किसी तरह बचाव कर्मी मार्क के पास पहुंचे और उसकी हिम्मत बढ़ाई और बाद में उसे स्ट्रेचर की मदद से बाहर निकालने की कोशिश हुई। आखिरकार वो पल भी आया और 4 दिन के मैराथन ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान मेडिकल टीम भी तैनात थी। डॉक्टरों ने उसे ऐन वक्त पर इलाज दिया और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वही गुफा से निकाले जाने के बाद मार्क ने राहत बचाव टीम का शुक्रिया अदा किया। मार्क ने कहा उन्हें वापस जमीन पर आने के बाद अच्छा लग रहा है। उसने तो जिंदगी मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। पश्चिमी सभ्यता में एडवेंचर करने का जुनून दिखाई देता है। जिंदगी को दांव पर लगाने से लोग पीछे नहीं हटते, लेकिन यही दीवानगी कभी कभी मुसीबत का सबब बन जाती है। अमेरिकी रिसर्चर के साथ भी यही हुआ। वो पहाड़ी से नीचे गहराई में फंस गया, जहां से निकलने की उसने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी और उसे जीवन दान मिल गया। दोबारा मिली जिंदगी के बाद अब मार्क डिके बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल एशिया कप में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से शिकस्त दी, जिसके बाद देश भर में जश्न मनाया गया और जश्न की तस्वीर सीमा हैदर के घर से भी सामने आई, जिन्होंने न सिर्फ जश्न मनाया बल्कि हिंदुस्तान के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। राधे कृष्णा, जय श्री राम। मैं सीमा मीना, पत्नी सचिन मीना। भारत और पाकिस्तान में मैच हुआ, उसमें भारत की जीत हुई। मैंने पहले भी प्रार्थना की थी कि हमारी जीत होगी और हमारी जीत हुई। इस देश की जीत हुई, पूरे भारतीयों की जीत हुई। इसकी बधाई सबसे पहले मैंने अपने प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह को दी फ़ोन करके, क्योंकि वो बिजी रहते हैं, इसलिए हमने फ़ोन करके उनको बधाई दी। इस देश के भारतीयों और इस दुनिया में जहाँ भी रहते हैं भारतीय, उन सब की जीत हुई, हमारी जीत हुई, हमारे देश की जीत हुई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, विराट कोहली जिंदाबाद। तो उत्तराखंड में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 24 घंटे में डेंगू के 24 मरीज सामने आए हैं। वहीं यही बताया जा रहा है कि अब तक अगर बताया जाए तो जो आंकड़े सामने आए हैं वो 1182 ये आंकड़ा पहुंच गया है मरीजों का। और पिछले 24 घंटे में राजधानी देहरादून में 27 नए मामले आए। देहरादून में अगले 4 दिन तक महाअभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत डेंगू के हॉटस्पॉट बन रहे इलाकों से इस अभियान की शुरुआत होगी। उत्तराखंड में डेंगू ने हाहाकार मचाया हुआ है। 1182 मामले सामने आ गए हैं और ऐसे में रायपुर क्षेत्र जो कि राजधानी का है वो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही 500 से ज्यादा मामले डेंगू के दर्ज किए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर आज बड़ी टीम पहुंचने जा रही है जो कि कंटेनमेंट जोन बनाएगी और साथ ही यहाँ पर टीमें निरीक्षण करने के साथ साथ ये देखेगी कि किस तरह से कहाँ पर जो है वो लार्वा पाया जा रहा है, उसको नष्ट करने का काम करेगी और साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम करेंगे। पूरे राजधानी में हाहाकार डेंगू से मचा हुआ है। 700 के पार ये मामले पहुंच गए हैं और पूरे प्रदेश में 1182 मामले सामने आए हैं। ऐसे में राज्य सरकार अब अलर्ट होकर के काम कर रही है और एक बड़ी टीम का गठन किया गया है जो कि 4 दिन महाअभियान चला करके क्षेत्रों में जाकर डेंगू को नष्ट करने का काम करेंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ विशाल गर्ग, न्यूज़ 18 देहरादून। और 10 साल बाद ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी रेस का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में किया जा रहा है। इसमें 110 इंटरनेशनल बाइकर्स हिस्सा लेंगे। 5000 से ज्यादा विदेशी मेहमान पहुंचेंगे। इसमें रेस से लेकर रफ्तार और रोमांच का कॉकटेल देखने को मिलेगा। सेक्टर 38A के मॉल में इसका काउंटर लगाया गया है, जहां पर लोग टिकट खरीद रहे हैं। 800 रुपए से लेकर 1,82,000 रुपए तक का ये टिकट है। साल बाद मोटो जीपी रेस का आयोजन हो रहा है। इससे पहले गौतम बुद्धा सर्किट में फॉर्मूला 1 रेस हुई थी, लेकिन आपको बता दें टिकट को लेकर लोगों के मन में सवाल है, कहां मिल रही है, कैसे मिलेगी। आपको बता दें, आप मेरे ठीक पीछे स्टॉल देख पा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 38A के एक निजी मॉल में इस तरीके के स्टॉल्स लगाए गए हैं। फिलहाल रेस, रफ्तार और रोमांच का ये कॉकटेल आपको देखने को मिलेगा और इसके लिए आपको टिकट लेनी होगी। फिलहाल यहाँ पर जब जानकारी की गई तो बताया गया कि 800 रुपए से लेकर 1,82,000 रुपए तक के टिकट हैं, लेकिन 800 रुपए के टिकट की शॉर्टेज है, वो पूरी तरीके से बुक हो चुके हैं। इसके अलावा 1,82,000 रुपए के जो टिकट है वो भी सोल्ड आउट हो चुके हैं। ऐसे में कई लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, टिकट ले रहे हैं और अब जो सबसे बेसिक टिकट का प्राइस है वो 2,500 के आसपास रखा गया है। इस तरीके के स्टॉल
लगाए गए हैं, ये 2 स्टॉल लगाए गए हैं मॉल में, ताकि जो लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना हो टिकट लेने में। फिलहाल आपको बता दें कि करीब करीब 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर यानी 3 दिन तक ये मोटो जीपी रेस चलेगी और 24 तारीख को खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रॉफी देने विनर को पहुंचेंगे। करीब 110 बाइकर्स विदेशों से इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा यहां पर कई नामचीन हस्तियां, जिसमें फिल्मी एक्ट्रेस, इसके अलावा आपको बता दें जो क्रिकेट के दीवाने हैं या क्रिकेटर्स हैं, वो तमाम लोग यहां पर शिरकत करेंगे, यहां पहुंचेंगे। 22 तारीख को इसका उद्घाटन होना है और फिलहाल टिकट को लेकर जो सवाल था, लोगों के मन में संशय था, उसको दूर करने के लिए अब इस तरीके के स्टॉल्स लगाए गए हैं। कैमरामैन बीनू के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। और यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने न्यूज 18 के साथ।